चलो अब ध्यान देना यहाँ पे। हाँ बातें नहीं, अब स्टार्ट कर रहे हैं। जीएसटी का टॉपिक कल देख रहे थे, वो कंटिन्यू करते हैं। कल इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया एक्ट के बारे में, जीएसटी एक्ट क्या है, कौन कौन से टाइप के जीएसटी जो है वो गवर्नमेंट अप्लाई कर रही है। मेजर बात हमने की थी कि सामान वही है, पैकिंग नया है, ठीक है। पहले जो अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे जो डिफरेंट नेम से अप्लाई किए जा रहे थे, उनको गवर्नमेंट ने एक सिंगल नेम से रीब्रांड कर दिया और जिसको नाम दे दिया जीएसटी। लेकिन हमने उसमें देखा कि जब इंट्रा स्टेट लेवल पे जीएसटी चार्ज हो रहा है तो आधा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेके जा रही है, आधा टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को मिल रहा है। ये इनिशियली उनका कंसर्न था कि भाई इससे हमारा रेवेन्यू जो है वो ड्रॉप हो जाएगा और हम इसके फेवर में नहीं है। लेकिन जब जीएसटी अप्लाई हुआ ना, तब पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया में ऐसी थी कि मेजोरिटी स्टेट्स में बीजेपी गवर्नमेंट थी, सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट थी, और हार्डली 5-6 स्टेट्स ऐसे होंगे जहां पे नॉन बीजेपी गवर्नमेंट थी। तो स्टेट गवर्नमेंट को अपोज करने वाला प्रॉब्लम जो था वो भी कहीं ना कहीं सॉल्व होता नजर आया, बिकॉज जब आप ही की गवर्नमेंट है सारे स्टेट्स में तो उनमें से तो कोई अपोज करेगा नहीं। बाकी के जो स्टेट्स में नॉन बीजेपी गवर्नमेंट थी उनको कन्विंस किया गया लीगली टेक्निकली कि कैसे उनका रेवेन्यू प्रोटेक्ट होगा, उस पर भी आगे बात होगी। तो ऐसा नहीं है कि उनको डराया धमकाया कि भाई अब तुम इतना ही बचे हो, शांति से मान जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। इनडायरेक्टली आप ऐसा बोल सकते हो, लेकिन ऑन पेपर ऐसा नहीं हुआ है। तो एक्ट में उसके प्रोविजन की है कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को लेफ्ट आउट फील ना हो गया, यार हमें हमारा ध्यान नहीं रखा, हमारे रेवेन्यू का नुकसान करके एक्ट पास किया, ऐसा कुछ भी गवर्नमेंट ने किया नहीं। तो एक और एक्ट है जीएसटी का जिसको हम बोलते हैं कॉम्पनसेशन टू द स्टेट्स एक्ट, उसकी बात भी हम करेंगे। आज मैंने कल उसकी बात स्टार्टिंग में इसलिए नहीं की थी बिकॉज अभी उस एक्ट के ऊपर ना कहीं काउंसिल में डिस्कशन चल रहा है कि आगे इसका क्या करना है क्या नहीं करना है, थोड़ा अभी डिबेटेबल मैटर है, और क्यों ऐसा है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट उससे पहले ना अपने बाकी की चीजें देख लेते हैं जो जीएसटी के टॉपिक में है, जो कल हमने देखा। तो चैप्टर में थियरी में क्या दे रखा है और क्या पॉइंट्स पेंडिंग है उसको फोकस करके कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। क्लियर? तो आप नोट्स में देख लो जो कंटेंट है आपका उसमें, क्योंकि देखो पेपर अपना एमसीक्यू है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग जिस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे वैसे डेटा पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। जीएसटी के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत टफ, आउट ऑफ द बॉक्स, पता ही नहीं चल रहा, आउट ऑफ सिलेबस, ऐसा कुछ भी नहीं आता है। पास पेपर्स यहाँ पे अवेलेबल है। डब्ल्यूटी लेवल पे आपके पास पेपर्स अवेलेबल नहीं थे, वो एक ड्रॉबैक भी था, लेकिन यहाँ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको लास्ट यहाँ पे 5 साल 7 साल के 10 12 15 पेपर मिलेंगे कि इंस्टीट्यूट कैसा पूछता है, क्या क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक्स पे फोकस किया उन्होंने, सब पता चलेगा। तो पास्ट पेपर्स अपने देखेंगे भी, मैं आपको क्वेश्चंस भी उसी बेस पे पूछूंगा, तो वो आपको पूरा एग्जैक्ट आइडिया मिलेगा प्रिपरेशन करते टाइम कि हमारे प्रिपरेशन का लेवल क्या होना चाहिए और इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस का क्या लेवल है। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। जीएसटी बड़ा अच्छा टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्कोरिंग है। आप जब इसको पढ़ोगे और एग्जाम में प्रिपेयर करोगे तो जो 40 एमसीक्यूज का अराउंड वेटेज है, जैसे मैं कल आपको बता रहा था ना, डीटी और आईडीटी 50-50 है। अब जो 50% आपका आईडीटी वाला पार्ट है उसका जो पास्ट ट्रेंड है, अभी इंस्टीट्यूट ने ना उसमें डिवीजन नहीं किया कि जीएसटी कितने मार्क्स का पूछेंगे और कस्टम कितना, उसका कोई डिवीजन नहीं। लेकिन पॉइंट ये है कि जो पास पेपर्स अभी तक हुए हैं, कस्टम्स का वेटेज प्रैक्टिकली अभी तक लेस देन 10 मार्क्स का रहा है, लेस देन 10 मार्क्स, 10 भी पूरे नहीं है, कहीं पे 5 थे, कहीं पे 6 थे, कहीं पे 8 क्वेश्चंस थे। तो 40 मार्क्स तो मिनिमम आपको जीएसटी में से पूछा जा रहा है, जो इतने साल का ट्रेंड है। गारंटी नहीं, आपके पेपर में हो सकता है कि 15 मार्क्स का कस्टम पूछ ले, 35 का जीएसटी पूछ ले, 30-20 पूछ ले, ऐसा कोई उन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया है कि हम कस्टम इतना ही पूछेंगे, बट ट्रेंड यही बता रहा है। तो हम कहीं ना कहीं 40% या 40 मार्क्स जो है वो जीएसटी के लिए रख सकते हैं। तो आप ये जो प्रिपरेशन कर रहे हो इसमें से आपको वो स्कोर करने को मिलेगा। और जो पेपर्स मैं हर बार देखता हूँ एग्जाम के, मैं स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि आप जीएसटी पे अच्छी मेहनत करो, इसमें से आपको जो मिनिमम क्लियर करने के लिए जो मार्क्स चाहिए वो जीएसटी में से आप निकाल पाओगे, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो अपने प्रिपेयर कर रहे हैं, मेजॉरिटी चीजें आप उसमें सॉल्व कर पाओगे और कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आंसर सही आ रहा है। डीटी वाला पार्ट कंपेरेटिवली थोड़ा हाई लेवल का है, पढ़ेंगे वो भी डिटेल में, लेकिन डिपेंडेबल की अगर बात करें तो ये जीएसटी वाला कंटेंट ज्यादा डिपेंडेबल है, कस्टम वाला कंटेंट ज्यादा डिपेंडेबल है। तो पहले जो बेसिक मार्क्स निकालने अपने, वो अपने इसमें स्कोर करने की पूरी ट्राई करेंगे। तो अच्छा एफर्ट करना है इसमें कि इसमें से एक एमसीक्यू भी अपना गलत नहीं हो जाए। आप उतना एफर्ट करो तो उसका आपको रिवॉर्ड कहीं ना कहीं पेपर में मिलेगा। क्लियर? चलो देखते हैं, इंट्रोडक्शन देख लो। जो मैंने आपको कल बताया था काफ़ी सारी चीज़ें वही है। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का डिवीजन हमने कल कर लिया था, वो आपको फर्स्ट फ्लो चार्ट में दिख ही रहा है। इनकम टैक्स और सामने कस्टम्स और जीएसटी अपना सिलेबस है और कुछ नहीं है। इसके बाद लास्ट में उन्होंने, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें क्लियर आउट किया कि जीएसटी का जो एंड बर्डन है, बर्डन हमेशा कंज्यूमर पे आता है। या ध्यान रखना, इट इज़ अ कंज्यूमर बेस्ड टैक्स, ऐसा बोल सकते हैं। एक बेसिक चेन, सप्लाई चेन, आप जब से कॉमर्स पढ़ रहे हो तब से समझते हो। एक मैन्युफैक्चरर होता है, गुड्स को बनाता है। मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कंज्यूमर को गुड्स नहीं बेचता है, वो होलसेलर को, स्टॉकिस्ट जो बोलते हैं अपने, जो सुपर स्टॉक मेंटेन करते हैं, होलसेल में गुड्स खरीदते हैं, उनको वो गुड्स फॉरवर्ड करता है। होलसेलर्स छोटे रिटेलर्स को गुड्स बेचते हैं, जो शॉपकीपर्स होते हैं। शॉपकीपर्स एंड यूजर को गुड्स बेचते हैं।
तो आप सामान खरीदने जाते हो, कोलगेट या टाइड या कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, तो डायरेक्ट फैक्ट्री में जाते हो या शॉप पे जाते हो? तो वो आपको प्रोसेस पता है। तो वो शॉपकीपर खुद प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, उसने कंपनी से खरीदा होगा। अब कंपनी डायरेक्ट हर एक छोटे दुकानदार तक गुड्स पहुंचाने जाएगी, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे सेटअप होगा? तो वो लोग स्टेट वाइज, रीजन वाइज, एरिया वाइज ना होलसेलर्स को ढूंढते हैं जो बड़ा स्टॉक खरीद के पैसा रोकने के लिए रेडी है और आगे रिटेलर्स के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए रेडी है। तो इंटरमीडिएरीज पे पूरा चेंज चल रहा है। ये हम हर कंज्यूमर गुड्स में देखते हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, डेयरी प्रोडक्ट्स हो, आइसक्रीम प्रोडक्ट हो या एफएमसीजी गुड्स बोलते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो बिग बाजार में, डीमार्ट में ऐसे जो सामान आप खरीदते हो हर महीने, उसको अपने एफएमसीजी प्रोडक्ट बोलते हैं। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इसलिए क्योंकि ये रोटेट होते रहते हैं। स्टॉक आया, लोगों ने खरीदा, बिक गया, फिर आया, साइकिल चलता रहता है। डीमार्ट और बिग बाजार वाले जो गुड्स हैं वो, तो ये सारे एफएमसीजी में आते हैं। अल्टीमेटली जीएसटी का जो बर्डन है वो आखिरी में किसकी पॉकेट पे आ रहा है? कंज्यूमर की, जिसने गुड्स कंज्यूम कर लिए, आगे बेच नहीं पाया। अब बीच में जितने हैं मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, ये लोगों की पॉकेट से अगर जीएसटी जाता भी है तो टेम्पररीली जाता है, आगे उसको उनको पैसा वापस मिल जाता है। अब उसको कैशबैक बोल लो या इनकी लैंग्वेज में बोल लो इनपुट टैक्स का क्रेडिट, आईटीसी बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये बर्डन जो है ना वो पास ऑन होता जाता है, मतलब जिसके ऊपर बर्डन आया उसने आगे वाले को पास ऑन कर दिया, ऐसा समझो। एंड में बर्डन किस पे आ रहा है? कंज्यूमर पे, जो गुड्स कंज्यूम कर रहा है, खुद यूज कर रहा है, आगे किसी को बेच नहीं रहा। तो इट इज अ कंज्यूमर बेस्ड टैक्स और अल्टीमेट बर्डन जो है, फाइनल बर्डन कंज्यूमर पे रहेगा। आगे है समझ में? मैं आपको ये पूरा नंबर्स के साथ कैलकुलेशन समझाऊंगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी सिर्फ थियरी से लिंक करा रहा हूँ और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। फिर बोला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द फाउंडेशन। वो तो हमें पता है, कॉन्स्टिट्यूशन ही तो है सारी प्रॉब्लम की जड़, जितना कानून हमें पढ़ना पड़ रहा है उसका फाउंडेशन तो यही है ना, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही हम ये सारी चीज़ें पढ़ पा रहे हैं। जो भी टैक्सेस सरकार हमसे वसूल कर रही है, चाहे वो जीएसटी हो या इनकम टैक्स हो, कस्टम्स हो, एनीथिंग, उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन से ही सरकार को पावर मिला है कि वो आपसे टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा ही नहीं होता कि भाई जीएसटी जैसा कोई टैक्स देना पड़ेगा, तो सरकार आपसे जीएसटी मांगती तो आप क्यों पे करते? बोले नहीं पे करना है, जो करना है कर लो। कौन सा कानून में लिखा है कि पे करना पड़ेगा? समझ आए? बट आप पे कर रहे हो इसलिए कर रहे हो, कानून में एक्चुअली में लिखा है। अब कॉन्स्टिट्यूशन अपना इम्प्लीमेंट हुआ था 1950 में, जीएसटी की बात तो अभी हो रही है 2017 से, उसके पहले से तो पहले से थोड़ी ना पता था 1950 में कि ऐसा कुछ जीएसटी इन फ्यूचर आएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जीएसटी के बारे में कोई रेफरेंस नहीं था। अब जब इनको जीएसटी का एक्ट पास करना था तो सबसे पहले किया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, उसमें चेंजेस किए, जीएसटी की बात उसमें इंक्लूड की, और फिर एक लीगल पावर के थ्रू अब गवर्नमेंट आपसे जीएसटी कलेक्ट कर रही है, तो ये अमेंडमेंट भी हुआ। और कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक मोर देन 100 टाइम्स अमेंड हो चुका है, तो कोई बड़ी बात नहीं। अपन जब लास्ट डबलईटी में भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे तो आ रहा था ना 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 46th अमेंडमेंट, वो 1970s का था। तो यहाँ तक आते आते 100 प्लस हो चुका है। तो उसी अमेंडमेंट में एक बार जीएसटी भी उन्होंने इंक्लूड किया। क्लियर? अच्छा, आपने पेट्रोल की बात कर रहे थे कल, अब उसमें मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ पहले ही। पेट्रोल पे इफेक्टिवली अभी जीएसटी लग नहीं रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी एक्ट से बाहर है, ऐसा नहीं है। ये डिबेट चला था पार्लियामेंट में जब जीएसटी आया था, मैंने खुद तभी भी न्यूज़ पे देखा था। अरुण जेटली तो फाइनेंस मिनिस्टर थे, अभी वो नहीं रहे, लेकिन तो वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने पार्लियामेंट में आर्ग्यूमेंट दिया था जीएसटी के ऊपर कि भाई, अपोजिशन ने सबने बोला कि भाई जीएसटी पेट्रोल पे नहीं आएगा क्योंकि वो 40% मैक्सिमम रेट में रेवेन्यू नहीं निकलेगा, और उसमें भी आप सेंटर स्टेट आधा आधा कर दोगे तो हमें कोई फायदा नहीं होगा, हम अग्री नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोला कि काम करो, आपका पॉइंट ठीक है कि आपका रेवेन्यू आपको प्रोटेक्ट करना है, बट अभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो रहा है, जीएसटी एक्ट बन रहा है, तो एटलीस्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी एक्ट की रेंज में कवर कर लो, भले उस पर जीएसटी लगाओ मत, चलो बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। उन्होंने ये बोला कि इन फ्यूचर कभी तो ऐसा पॉइंट आएगा 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद, जब ये जरूरत लगेगी कि अब पेट्रोल पे जीएसटी लगाया जा सकता है, तब फिर क्या करोगे? वापस जाके कॉन्स्टिट्यूशन और जीएसटी एक्ट अमेंड करोगे? तो क्या जरूरत है उसकी? तो उससे बेटर ये है कि आप अभी एक बार जीएसटी के ब्रैकेट में पेट्रोल को कवर कर लो, पेट्रोल पे जीएसटी इफेक्टिवली मत लगाओ, वो चलेगा। ये इस तरीके से एडजस्टमेंट किया। अब इन फ्यूचर अगर कभी भी पेट्रोल के ऊपर जीएसटी लगाना हो तो डिसीजन किसको लेना है? जीएसटी काउंसिल को, जो कल अपन बात कर रहे थे। तो काउंसिल विल डिसाइड विद मेजोरिटी, 3/4 मेजोरिटी की बात हुई, उसमें सेंटर का वोट भी था, स्टेट का वोट भी था, तो उस पर हमने बात की है। तो सबकी हाँ होगी, सारे स्टेट्स की, सेंटर की, तभी जाके पास हो पाएगा। तो डेमोक्रेसी तो है ही, सबकी हाँ होने पे ही काम होने वाला है। तो बोला एक बार एक्ट में तो ले लो उसको, फिर जब लगाना है नहीं लगाना है काउंसिल में डिसीजन होता रहेगा। अभी तक काउंसिल ने इसको अप्रूवल नहीं दिया है, इसलिए पेट्रोल पे आज भी जीएसटी नहीं है। इन फ्यूचर जब उनको लगेगा कि ये चीज़ पॉसिबल है तो वो करेंगे। आगे है समझ में? तो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में एक क्लैरिफिकेशन है। आगे देखते हैं। अब इसमें ना आर्टिकल नंबर्स का रेफरेंस भी है कि कौन से आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है। तो वो नंबर्स आप जितना ध्यान रखोगे ठीक है, उतना भी प्रेशर नहीं लेना है, रीड आउट कर लेना, एमसीक्यू में सॉल्व भी कर लेना,
याद आ गया तो ठीक है, कोई बहुत एमसीक्यू आपको इस पे नहीं मिलने वाले, एक आध दो अगर पेपर में आ गए तो आ गए, वैसा तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ। उसके बाद जीएसटी के कंसेप्ट की बात हो रही है, मैंने आपको बोला था वन नेशन वन टैक्स, वही आइडिया है यहाँ पे। दूसरा, कल हम बात कर रहे थे कि जीएसटी इंडिया में कोई फर्स्ट टाइम नहीं आया, पूरे वर्ल्ड में ऐसे और बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे सिमिलर टैक्सेशन का सिस्टम है। तो फर्स्ट कंट्री कौन सा था? दैट वाज फ्रांस। 1954 में उन्होंने ऐसा टैक्स लगा दिया। देखो उनके लिए बहुत ईजी है ना, ये छोटे छोटे कंट्रीज जो हैं इनकी पॉपुलेशन इतनी कम है ना, जितनी पब्लिक तो अपने यहाँ संडे को रोड पे घूम रही होती है, ये इनके देश की पॉपुलेशन है। सच बता रहा हूँ, न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन कितनी है? 30 लाख। पूरा न्यूजीलैंड कंट्री है ना, पॉपुलेशन कितनी? 30 लाख। अपने सिटी की ऑफिशियल पॉपुलेशन 75 लाख बोल रहे हैं, वो भी ऑफिशियल जो यहाँ के रेसिडेंट हैं, जिनका यहाँ का नोट किया हुआ है डेटा। जो बाहर से आए हुए जैसे लेबर है जो दूसरे स्टेट से आती है, जो यहाँ रह रही है, वो तो काउंटिंग में भी नहीं आई होगी ना, ऑफिशियली दूसरे स्टेट में काउंट हो रही होगी। तो 80-90 लाख लोग तो यहाँ सूरत में रह रहे हैं। न्यूजीलैंड जैसे देश में 30 लाख की आबादी है, समझ में आ रहा है? तो ऐसे छोटे कंट्रीज में वन नेशन वन टैक्स, सिंगल रेट ऑफ टैक्स, ये इंप्लीमेंट करना प्रैक्टिकली बहुत सिंपल है, इसलिए वो लोग वो कर पा रहे हैं। अपने कंट्री में जो डाइवर्सिटी है, जो पॉपुलेशन है, उसको ध्यान में रख के ये चीज इतनी ईजी नहीं है, फिर भी गवर्नमेंट कर रही है ना, तो बड़ी बात है। तो गलतियां जितनी कम निकाले और एक्सेप्ट जितना कर ले उतना अच्छा है। बाकी कंट्रीज के साथ कंपेयर करने के लिए डेटा भी कंपेयर होना चाहिए। आया समझ में? क्लियर? तो ये फ्रांस ने सबसे पहले कर लिया। 168 कंट्रीज अभी तक अडॉप्ट कर चुके हैं, नंबर इससे भी ज्यादा ही होगा। वापस बोला व्हाट इज जीएसटी। अब देख लो ये सब वर्ड्स एमसीक्यू में आ जाते हैं। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब जो हर चीज को कवर कर लेता है, जिसका इफेक्ट ओवरऑल है, एवरीथिंग इज कवर्ड, कॉम्प्रिहेंसिव। मल्टी स्टेज इसीलिए, जो मैं अभी आपको सप्लाई चेन बता रहा था ना, मैन्युफैक्चरर से लेके एंड कंज्यूमर तक, बीच में जितने लोग गुड्स एक्सचेंज करते हैं, सबको एक दूसरे से जीएसटी कलेक्ट तो करना ही पड़ता है और सरकार को पे भी करना पड़ता है, लेकिन उनको क्रेडिट मिलता है, कैशबैक मिल जाता है। तो अल्टीमेटली एंड कंज्यूमर की पॉकेट से सारा जीएसटी जाता है, लेकिन बीच में जितने लोग हैं वो एक बार के लिए तो जीएसटी का अमाउंट कुछ ना कुछ अपनी पॉकेट से भी पे करते हैं टेम्परेरीली। इतना अभी आप समझो, मैं फिर कैलकुलेशन बताऊंगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं मल्टी स्टेज। मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, जब गुड्स एक्सचेंज होगा तो होलसेलर एक बार के लिए जीएसटी पे करेगा, होलसेलर टू रिटेलर एक्सचेंज होगा तो रिटेलर भी पे करेगा, रिटेलर टू कंज्यूमर एक्सचेंज होगा तो कंज्यूमर भी पे करेगा। तो एट द एंड बर्डन कंज्यूमर पे जाएगा, लेकिन चेन में जितने लोग हैं वो एक दूसरे से जीएसटी कलेक्ट करेंगे, बाद में उसका क्रेडिट लेंगे। ये बेसिक सिस्टम है। तो इसलिए आपने बोलते हैं इट इज अ मल्टी स्टेज टैक्स। पूरे चेन में हर स्टेज पे टैक्स लगेगा। आया समझ में? आगे, इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब गुड्स या सर्विस एट द एंड कहाँ पे कंज्यूम हुई, उस बेस पे जीएसटी वहां से कलेक्ट होगा। सूरत वाला बंदा मुंबई वाले को गुड्स बेचेगा, वही गुड्स मुंबई वाला आगे बैंगलोर वाले को बेचेगा, बैंगलोर वाला वो गुड्स आगे चेन्नई भेजेगा। तो एंड में डेस्टिनेशन क्या है? चेन्नई है ना। तो फिर वहां से जीएसटी का कलेक्शन एट द एंड होने वाला है, क्योंकि कंज्यूमर वहां से, तो वो चीज भी इंप्लाइड है यहाँ पे होगी। तो ये सारे ना उसके एट्रीब्यूट्स है। इट इज कॉम्प्रिहेंसिव, इट इज मल्टी स्टेज, इट इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ठीक है, ये बोला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया कि सेंट्रल और स्टेट के बहुत सारे टैक्सेस जीएसटी में मर्ज हो गए, तो उसके लिए लोग वर्ड यूज करते हैं सब्ज्यूम हो गए। सब्ज्यूम होने का मतलब कि उसके अंदर मिक्स हो गए और अब एक जीएसटी आ गया। तो 17 टैक्सेस के बारे में मैंने आपको बोला था। मल्टी स्टेज वैल्यू एडेड टैक्स है ये हम बात कर चुके हैं। जो वैल्यू एडेड टैक्स का जो प्रिंसिपल था, जो सिस्टम था, वही सिस्टम के ऊपर जीएसटी है, कुछ भी नया नहीं है, इसलिए इसको मल्टी स्टेज वैल्यू एडेड टैक्स भी बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ गुड्स की बात की है जिनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। उसमें एक एग्जांपल दे रखा है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब अल्कोहल जो प्रोडक्ट है उसके मल्टीपल यूजेस है। एक तो जो कंजम्पशन वाला है, दमन वाला, हाँ ठीक है। दूसरा जो है वो इंडस्ट्रियल यूज भी है। जो सैनिटाइजर का अभी ट्रेंड चला था ना, पहले सैनिटाइजर दुनिया में कोई एक दो लोग यूज करते होंगे। कभी आपने कोई बहुत ज्यादा ओवर सोफिस्टिकेटेड इंसान हो तो जेब में सैनिटाइजर लेके घूम रहा है, तो पता भी नहीं होता था क्या है ये। कोविड के बाद तो क्या हर घर में कॉमन प्रोडक्ट हो गया ना ये, ठीक है। तो सैनिटाइजर में भी आपने देखा होगा ना 70% 90% अल्कोहल। तो वो अल्कोहलिक प्रोडक्ट जो है वो कंजम्पशन के अलावा बाकी प्रोडक्ट्स में भी यूज होता है। अच्छा, तब न्यूज आई थी कि भाई लिकर की शॉर्टेज है, अवेलेबल नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है। कितने लोगों ने दिमाग लगाया, बोले यार लिकर मिल नहीं रही, इसमें लिखा है 70% अल्कोहल, चलो पानी भी नहीं मिलाना पड़ेगा, काम हो गया, डायरेक्ट ही पी गए। ऐसा आया था केस। मतलब एकदम वो लेबर थे ना, मतलब जो एजुकेटेड नहीं, जिनको नहीं पता कि इसमें अल्कोहल लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको पी जाओ तो काम हो जाएगा। वो बेचारे पी गए और उनकी डेथ हो गई। देखिए वो आप कंज्यूम नहीं कर सकते, वो अल्कोहल अलग है, लिकर कंजम्पशन वाला अल्कोहल अलग है, प्रोसेस और ट्रीटमेंट अलग होता है। तो ऐसी सब चीजें होती है। तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो है उसके ऊपर, लिकर के ऊपर अभी फिलहाल जीएसटी नहीं है। इन फ्यूचर आएगा नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन अभी जीएसटी नहीं है। तो तब तक जितना कंज्यूम करना है कर लो। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट आंसर है अपना जीएसटी काउंसिल का।
ये सारी बातें मैं आपको कल बता चुका हूँ। जीएसटी काउंसिल की स्टोरी में कुछ भी बाकी नहीं है। कल जो मैंने आपको बोला कि काउंसिल में मेंबर्स में कौन कौन है, सेंटर की तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर मतलब निर्मला सीतारमन जो अभी करंटली फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, तो वो जीएसटी काउंसिल के बाई डिफॉल्ट चेयरपर्सन हो गए। अब कल को उनके बदले वो मिनिस्ट्री कोई और संभालेगा तो जीएसटी काउंसिल में फिर वो मेंबर होंगे, वो इम्प्लाइड है, वो पोस्ट के बेसिस पे मेंबरशिप है। और बाकी हर एक स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो भी यहाँ पे मेंबरशिप होल्ड कर रहे हैं और इनकी मीटिंग्स रेगुलर होती है और हर मीटिंग में जो ये डिसाइड करते हैं बाय मेजॉरिटी वो फिर इंप्लीमेंट होता है। तो वो स्टोरी मैं आपको बता चुका हूँ, ये आंसर खाली आपको रीड करना है और पॉइंट्स एक बार रिलेट कर लेने और कुछ नहीं। आगे बढ़ेंगे। जीएसटी के फीचर्स में एप्लीकेबिलिटी, बर्थ डेट तो आपको याद हो ही गया, 1 जुलाई 2017, अभी 5 साल का हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगला पॉइंट रिपीट है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, वैट प्रिंसिपल पे बेस्ड, आगे मैंने समझा दिया, नथिंग न्यू। अच्छा, सेक्शंस की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया सीजीएसटी का एक अलग एक्ट है, सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट है, यूटीजीएसटी एक्ट है, आईजीएसटी एक्ट है। हर एक एक्ट में कुछ नंबर ऑफ सेक्शंस होते हैं, उसका आपको डेटा यहाँ पे दे रखा है। सबसे बड़ा एक्ट है सीजीएसटी का, आप समझ लो आपके सिलेबस का 80%। बाकी के एक्ट में नंबर ऑफ सेक्शंस बहुत कम है, वो आपको डेटा से यहाँ पता चल जाएगा। सीजीएसटी एक्ट में टोटल 174 सेक्शंस है, उसके साथ 3 शेड्यूल्स हैं और रूल्स भी हैं सीजीएसटी रूल्स, वो है 162। तो ये क्वांटिटी है। बाकी के एक्ट देख लो, यूटीजीएसटी सिर्फ 26 सेक्शंस, एकदम छोटा सा एक्ट। आईजीएसटी 25, ये भी बहुत छोटा सा एक्ट है। कॉम्पनसेशन एक्ट ओनली 14 सेक्शंस। तो मैंने आपको बोला 80% वैल्यू जो वेट है वो सीजीएसटी का है और वही हमारे सिलेबस में हम पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। एक टर्म यूज किया, डुअल जीएसटी मॉडल, कॉन्करेंट जीएसटी मॉडल। कॉन्करेंट या डुअल जीएसटी का क्या मतलब हुआ, जो कल हमने देखा सीजीएसटी एसजीएसटी। डुअल जीएसटी, आधा सरकार सेंटर को जाएगा, आधा स्टेट को, और इंटर स्टेट होगा तो आईजीएसटी अलग से। तो डुअल जीएसटी या कॉन्करेंट जीएसटी मॉडल जो है वो हम यूज कर रहे हैं। वर्ल्ड में सिंगल जीएसटी मॉडल भी है, डुअल जीएसटी मॉडल भी है। कितने कंट्रीज ऐसे हैं जो एक ही नेशन है छोटा सा, उसके अंदर वो ऐसा सेंटर स्टेट दो अलग अलग सरकारों का डिवीजन नहीं है। इवन आप यूएस में भी देख लो, यूएस में इलेक्शंस जब होते हैं तो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन 2 पार्टीज हैं जिनके बीच में जो है इलेक्शंस होते हैं। हर यूनाइटेड स्टेट्स बोलते हैं ना, तो वो सारे इंडिपेंडेंट कंट्रीज है जो आपस में यूनाइटेड होकर ग्रुप बन गए, जिसको अपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोल रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम सेटअप अलग है, उनसे अलग है। अब वहाँ पे क्या होता है, जब वोटिंग होती है तो अपने यहाँ नहीं होता भाई बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, अदर पार्टीज, रीजनल पार्टीज है, आप सबको वोट दे रहे हो। अब इसमें ऐसा है कि भाई जो स्टेट में जो सरकार जीती फिर वो सरकार चलाएगी। यूएस में ऐसा नहीं है, ओवरऑल देखा जाएगा टोटल कौन सी पार्टी को ज्यादा वोट मिले। अब अगर एक पार्टी को ज्यादा वोट मिल गए, आपके एरिया में दूसरी पार्टी जीती है तो भी वो रूल नहीं कर सकती, क्योंकि स्टेट और सेंटर की गवर्नमेंट अलग है ही नहीं, पूरे यूएसए में एक ही गवर्नमेंट है। तो मेजोरिटी स्टेट्स जो जीतेगा वो फिर सारे स्टेट्स पे रूल करेगा, वहां पे वो सिस्टम है। अपने यहाँ सिस्टम जो है वो डिफरेंट है। तो अपने यहाँ डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम है, जो अपन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल सिस्टम की बात कर रहे थे। हर कंट्री में ऐसा नहीं है। अब ये फ्रांस है, न्यूजीलैंड है, इटली है, इतने छोटे छोटे कंट्रीज, पॉपुलेशन लैक्स में है हार्डली, इसमें कहाँ स्टेट और सेंटर का डिवीजन करेंगे। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही है, टैक्स भी उन्होंने एक ही लगा रखा है, वही सारा वसूल कर रहे हैं, तो डिवीजन वाली बात ही नहीं है। तो इसलिए वहाँ पे डुअल जीएसटी मॉडल की नीड नहीं। आया समझ में, क्लियर हुआ? चलो, तो इंडिया में ये सिस्टम है। आगे बढ़ रहे हैं। यूनियन टेरिटरी की बात मैंने कल की थी, देखो वो नीचे उसमें मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि सारी यूनियन टेरिटरीज में कौन सा जीएसटी लग रहा है, यूटी जीएसटी। लेकिन 2 यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली एंड पौंडीचेरी। पौंडीचेरी का नाम चेंज हो गया, पुडुचेरी लिखा है ना, वो नया नाम, पौंडीचेरी पुराना नाम उसका। तो ऑप्शन में कंफ्यूज मत हो जाना, बोले सर पौंडीचेरी बोल रहे थे, यहाँ कुछ अलग ही लिखा है। तो स्पेलिंग जो है वो चेंज हो गया क्योंकि नाम अलग है, ठीक है। तो दिल्ली एंड पौंडीचेरी 2 जगह। यहाँ पे एसजीएसटी एप्लीकेबल है, यूटी जीएसटी नहीं। मतलब अपने जो नॉर्मली स्टेट में होता है ना सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, तो यहाँ हो जाता है सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी। आधा आधा ही लगता है, दोनों जाता है सेंटर को ही है, लेकिन अलग अलग नाम से ही लगेगा जैसे स्टेट्स में होता है। सॉरी, दिल्ली एंड पौंडीचेरी नहीं, इसके अलावा बाकी की यूनियन टेरिटरीज में, क्योंकि इनमें तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी मिक्सअप कर दिया मैंने। बाकी की यूनियन टेरिटरीज में सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी, दिल्ली एंड पौंडीचेरी में सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, जो कल बोला था वही। आगे, एरिया अप टू 12 nautical miles inside the sea is a part of the state or union territory which is nearest, so SGST और UTGST is payable accordingly। अपने कस्टम्स में बात कर रहे थे। कस्टम्स आपने जिन्होंने अटेंड किया आपको ध्यान होगा, हमने देखा था भाई इंडिया पेनिनसुलर कंट्री, 3 साइड से वाटर बाउंड्री, तो भाई पानी का जो एरिया है वो भी तो इंडिया का होगा, पानी का जो एरिया वो भी अपना काउंट होगा। तो मैंने आपको बोला 12 nautical miles, उसको बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। किलोमीटर्स में दैट इज अराउंड 22 किलोमीटर्स। तो जो कन्वर्जन, नॉटिकल माइल्स क्या है, पानी में डिस्टेंस को मेजर करने का एक यूनिट है। तो अपने जैसे रोड पे किलोमीटर बोलते हैं,
वेस्टर्न कंट्रीज में लोग रोड पे डिस्टेंस मेजर करने के लिए माइल्स बोलते हैं। क्रिकेट में देखा होगा माइल्स पर आवर, किलोमीटर पर आवर, तो 1.61 का रेशियो है। 1 माइल इज 1.61 किलोमीटर। वैसे ही पानी में बोलते हैं नॉटिकल माइल्स, और वहाँ पे जो कन्वर्जन रेशियो है दैट इज 1.85। तो 1 नॉटिकल माइल इज 1.85 किलोमीटर्स अप्रोक्सीमेटली। तो 12 नॉटिकल माइल्स हो जाता है 22 किलोमीटर्स के आसपास। तो भाई वाटर बाउंड्री में 22 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस है वो इंडियन टेरिटरी है। अब बोले इंडियन टेरिटरी है, ठीक है, समझ आ गया, कस्टम में तो प्रॉब्लम नहीं। अब जीएसटी लगाना है तो फिर स्टेट, कौन से स्टेट की टेरिटरी? तो सिंपल है, पानी में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो 22 किलोमीटर्स में, तो वो पॉइंट जिस स्टेट बॉर्डर से, स्टेट पे जो भी वाटर बाउंड्री है वहां से नियरेस्ट होगा, उस स्टेट में हो रहा है वो काउंट होगा। अब मुंबई से पास पड़ रहा है सबसे, तो महाराष्ट्र में काउंट होगा, तो वो SGST या UTGST जो भी लगना है वो महाराष्ट्र के हिसाब से लगेगा। क्लियर? तो ये एकदम कॉमन सेंस वाली बात की उन्होंने, कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं किया। तो अब सी में कहाँ पे ट्रांजेक्शन कर रहे हो, वो पॉइंट कौन सी वाटर बाउंड्री या जो भी बाउंड्री है वहां से नियरेस्ट है, उस स्टेट का वो पानी का हिस्सा माना जाएगा। कॉमन सेंस लगानी और कुछ भी नहीं करना। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। IGST की बात मैं कल कर चुका, इंटर स्टेट, वो सारी स्टोरी रिपीट। रेट में कुछ नया नहीं है। IGST का रेट अगर आपको बोला है 18% है, तो CGST प्लस SGST 9+9 हो जाएगा। डिफरेंट रेट्स तो है नहीं, इसलिए वो भी कोई इशू नहीं। अगर आप कुछ गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो वो ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट में गिने या इंटर स्टेट में? गुड्स को इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, दैट इज इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। अगर डिवीजन करना हो तो क्या होना चाहिए? इंटर स्टेट होना चाहिए। इंट्रा तो नहीं होगा ना, इंडिया के बाहर से गुड्स आ रहे हैं। इंट्रा तो मतलब विद इन द सेम स्टेट। गुजरात में आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो इंट्रा, आउटर स्टेट से मंगा रहे हो तो भी इंटर, तो इंडिया के बाहर से मंगा रहे हो तो इंटर स्टेट ही काउंट होगा। तो वहाँ पे अगर GST लगाना है इंपोर्ट्स पे, तो कौन सा GST लगेगा? IGST। CGST SGST नहीं लगेगा। क्लियर ये चीज? ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। कौन से गुड्स के ऊपर GST अभी अप्लाई नहीं हो रहा है? अल्कोहल, लिकर मैंने आपको बता दिया, पेट्रोल की बात भी हो गई। तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी। आप घर पे देख लेना, आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है उसमें कोई GST एप्लीकेबल नहीं है, चाहे टॉरेंट पावर हो या DGVCL हो, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है, लेकिन वो आपसे GST के नाम पे कोई टैक्स चार्ज नहीं करते, बिकॉज एक्ट में एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी लगती है उसमें, 20% ड्यूटी का रेट है, पर वो अलग नाम से, वो GST नहीं है, दैट इज अ स्टेट गवर्नमेंट ड्यूटी, वो पूरा स्टेट रेवेन्यू है, पर वो टैक्स लगता है लेकिन GST में कवर नहीं होता। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। उसमें देखना लास्ट नोट में एक पॉइंट बोला है, ये तो डबल अटैक कर दिया, टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स। इनको ना वो सिन गुड्स या सिन प्रोडक्ट्स बोला जाता है। सिन का मतलब पाप होता है, सिन, SIN, सिन। सिन गुड्स का मतलब होता है ऐसे पाप करना, बोला गलत काम करना, दैट इज सिन। तो उस इन गुड्स को ना सिन प्रोडक्ट्स या सिन गुड्स बोला जाता है। अब टोबैको प्रोडक्ट से किसी का भला तो होने वाला है नहीं, वो तो अपने को मालूम ही है, सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन फिर भी बिक रहे हैं, लोग कंज्यूम कर रहे हैं। बार बार ऐसा आर्ग्यूमेंट आता है जब अपने को नॉलेज नहीं होती, तो बोले यार जब इतना खराब है तो बैन क्यों नहीं कर देती गवर्नमेंट? सिगरेट बैन कर दो, टोबैको बैन कर दो, बेचने ही क्यों दे रहे हो? समझ में आ रहा है? ये पॉइंट आपके माइंड में भी कभी ना कभी पहले आया होगा, अब आप समझ गए हो कि क्या इकोनॉमिक्स है और क्या सिचुएशन है, लेकिन पहले आपको लगा होगा ना बैन कर देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट बैन कर नहीं रही। बैन इसलिए नहीं कर रही क्योंकि इससे ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो और किसी प्रोडक्ट में जनरेट होगा नहीं। क्योंकि एक तो एडिक्शन वाली चीज़ है, जो कंज्यूम कर रहा है वो छोड़ेगा नहीं, दुनिया छोड़ देगा लेकिन ये कंजम्पशन नहीं छोड़ेगा। और जब तक ये कंज्यूम करता रहेगा GST, ये मतलब बोलता है रेगुलर रेवेन्यू है, यहाँ से रेवेन्यू कभी कम नहीं होने वाला, फिक्स आने ही वाला है। समझ में आया? तो इसलिए ऐसे प्रोडक्ट्स पे ना, अच्छा गवर्नमेंट क्या बोलती है कि बोले देखो हम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एक तरीके से हर किसी से छीन नहीं सकते, बिजनेस है, मार्केट है, प्रोडक्ट है, और दूसरा ये है कि हम इस चीज़ को प्रमोट भी नहीं करते, तो हमने इसके अगेंस्ट रूल बनाए। अच्छा, बहाना निकाल के क्या कर दिया, टैक्स ज़्यादा लगाते हैं। बोले हम इन प्रोडक्ट्स पे इतना टैक्स लगाएंगे कि ये महंगे हो जाएंगे और हर किसी के बजट में नहीं आएंगे। अब देखो ऐसा तो है नहीं, कभी आपने सुना है किसी के मुंह से बोले सिगरेट पीना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि GST बहुत बढ़ गया है, बहुत महंगा हो जाता, टैक्स बढ़ा दिया सरकार ने, अब नहीं पीऊंगा, ऐसा होता है क्या? होने वाला नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट वो आर्ग्यूमेंट देके ना अपनी जेब भर लेती है कि चलो अपने भी कमा लेते हैं, और ये पहले से चल रहा है, ये ट्रेंड है। अब टोबैको जो है उसके ऊपर हर बजट में ना एक्साइज ड्यूटी ये सब बढ़ता ही था, हर बजट में बढ़ता था, और ये सब चीज़ें महंगी हो जाती थी और ये बेचने वाली कंपनियों के स्टॉक प्राइस गिर जाते थे। तो चलो यहाँ तक तो ठीक था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, बोला अब इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी और जो पुराने टैक्स लग रहे थे वो तो कंटिन्यू होंगे, GST भी लगेगा। पता नहीं क्या रूल बनाया, एक ही प्रोडक्ट पे पुराना टैक्स भी लगा रहे हैं, नया टैक्स भी लगा रहे हैं। समझ आ रहा है? वही सिन प्रोडक्ट है ना, तो उसको पेनलाइज करने के लिए, उसका कॉस्ट बढ़ाने के लिए कि महंगा हो जाए तो लोग कंज्यूम ना कर पाए, तो उस चक्कर में उसके ऊपर डबल टैक्सेशन लगा के दोनों कमा रहे हैं, पुराना एक्ट से भी चार्ज कर रहे हैं, नए एक्ट से भी चार्ज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब गवर्नमेंट भी बोलेगी ना यार ये तो खुद में अक्ल होनी चाहिए ना, कंज्यूम करना है नहीं करना है, हम थोड़ी सिखाते फिरेंगे, जिसको कंज्यूम करना है करे, ना करना है ना करे। हमने इसका एडवर्टाइजमेंट बैन कर रखा है, इसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगा रखा है,
हर जगह हमने वो एडवाइजरी लगा रखी है कि इससे आपको कैंसर होगा, नहीं कंज्यूम करना चाहिए। थिएटर में दिखा दिखा के लोगों को डराते हैं। पैकेट के ऊपर इतना खराब फोटो होता है कि देख के अपने आप कोई भी ना पिए, उसके बाद भी कोई पी रहा है तो वो बेवकूफ़ है ना, हम क्या करें। तो एक पॉइंट पे तो गवर्नमेंट की बात भी ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या है, वो लोग वहां से टैक्स रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स पे एक्साइज ड्यूटी भी है और जीएसटी भी है, दोनों है। पहले सिर्फ एक्साइज थी, अब जीएसटी भी लगा दिया, डबल कर दिया। आया समझ में? चलो देखते हैं आगे। अब ये नेक्स्ट जो टॉपिक है, टैक्स विच आर सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी। ये वो ड्यूटीज की बात हो रही है जिन पे पहले अलग टैक्सेस थे और अब वो जीएसटी के नाम से समराइज हो गई। आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं है, पुराने टैक्सेस समझा के क्या फायदा जब वो खत्म हो गए। तो ये तो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैंने रखा है, तो कौन कौन से टैक्सेस थे समझ आए, नाम पढ़ के रिलेट हो जाए, ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। लास्ट पेज पे आओ चैप्टर के, पेज नंबर 6। यहाँ वो जीएसटी के रेट्स दे रखे हैं। कल अपन ने 8 अलग अलग रेट्स की बात की थी। मैंने आपको बोला कि 8 डिफरेंट स्लैब्स हैं जिसमें जीएसटी चार्ज हो रहा है। 0% से स्टार्ट किया था, फिर 0.25 में मैंने आपको रफ डायमंड्स बोला था। रफ डायमंड मतलब कटिंग पॉलिशिंग के पहले जो रॉ डायमंड होता है, जो माइनिंग करके निकलता है, जिसको फिर कट करके पॉलिश करके शेप करके उसको एक फिनिश्ड गुड्स में या ज्वेलरी आइटम में कन्वर्ट करते हैं। तो रॉ डायमंड या रफ डायमंड के परचेज सेल पे 0.25% जीएसटी लगाया है, जस्ट उसको व्हाइट मनी में लाने के लिए। फिर बोला अगर आप ज्वेलरी परचेज कर रहे हो, प्रेशियस मेटल्स, डायमंड्स एंड ऑल, तो 3%। फिर रेट बढ़ता गया 5%, 12%, 18%, 28%, हाईएस्ट रेट 40% भी है। लेकिन मैंने आपको बोला कि अभी टैरिफ में फिलहाल कोई गुड्स या सर्विस 40% में कवर नहीं है। होपफुली पेट्रोलियम उसमें आएगा, 40% उसके लिए रिजर्व रखा है। ठीक है, बाकी की बातें नीचे जो लिखी है वो अपने डिस्कस कर चुके हैं, तो ये कवर हो गया आपका। तो रेट ऑफ जीएसटी भी हमने देख लिया। अब जो लास्ट पॉइंट बचा है कॉम्पनसेशन सेस वाला, वो एक बार डिस्कस करके आपको समझा देता हूँ, क्योंकि फिलहाल अभी तक तो वो कैंसिल हुआ नहीं है, तो आपके एग्जाम के लिए तो एप्लीकेबल है। आगे काउंसिल अभी क्या नेक्स्ट मंथ डिसाइड करती है, उस पर डिपेंड करेगा कि अगले साल से क्या होगा। तो कॉम्पनसेशन की स्टोरी आप समझ लो, बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखो, हम जो स्टार्टिंग में कल बात कर रहे थे, वहां पे मैंने आपको बोला कि भाई स्टेट और सेंटर के बीच में ये डिस्प्यूट हो गया कि हमारा आधा रेवेन्यू आप ले जाओगे तो हम कैसे काम चलाएंगे, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा अगर चार्ज कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास इकट्ठा करके रखती है। सिस्टम ये है कि जो भी टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, एनी टैक्स, वो सब एक फंड इकट्ठा होता है। उसमें फिर क्या होता है, हर स्टेट गवर्नमेंट, अब बजट तो आपने कभी देखा होगा ना टीवी पे, सेंट्रल मिनिस्ट्री जब पार्लियामेंट में बजट सुनाती है, तो स्टेट असेंबली में भी तो बजट प्रेजेंट होता है। गुजरात सरकार का बजट, दिल्ली सरकार का बजट, महाराष्ट्र सरकार का बजट, उनका जो बजट होता है उसमें वो लोग क्या प्रेजेंट करते हैं कि हमारे स्टेट के डेवलपमेंट के लिए अगले 1 साल के लिए, 5 साल के लिए हमें क्या खर्चा करना है और हमारा टैक्स कलेक्शन कितना होने वाला है और कितना हमें पैसा शॉर्ट पड़ेगा, कितना हम सेंटर से मांग सकते हैं। तो हर स्टेट अपना बजट बना के सेंटर से एक फंड डिमांड करता है कि हमारे बजट के लिए हमें इतना पैसा चाहिए, तो जो आप इतना सारा टैक्स कलेक्ट कर रहे हो उसमें से हमें भी एक हिस्सा दो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने टैक्स रेवेन्यूज के कलेक्शन का एक हिस्सा सारे स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है उनके बजट के हिसाब से, उनकी डिमांड के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं वो पैसा घूम के अपने पास भी आने ही वाला है। बट स्टेट्स बोले कि जो पैसा हम डायरेक्टली पब्लिक से वसूल करते हैं, कि जैसे हम मालिक है और सामने वाला हमें पे कर रहा है, वही हम आपसे क्यों मांगे, फिर आप पे करोगे, डिले करोगे, ये होगा वो होगा, बजट में कटौती करनी पड़ेगी। तो जो पैसा डायरेक्ट आ रहा है आने दो, ये ऑब्जेक्शन था। और दूसरा उन्होंने बोला इससे हमारा रेवेन्यू कम हो जाएगा, क्योंकि पुराने टैक्सेस में जितना हम कमा रहे हैं, अगर जीएसटी आने के बाद हम उतना नहीं कमा पाए तो सरकार कैसे चलाएंगे, ये थ्रेट था उनको। तो गवर्नमेंट ने बोला इसका चलो एक सॉल्यूशन कर देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट था कि इसका एक सॉल्यूशन निकालते हैं ताकि आप सब कन्विंस हो जाओ। बोला एक काम करते हैं, नंबर्स पे काम करते हैं, कैलकुलेशन पे चलते हैं। बिफोर जीएसटी हर स्टेट जितना भी पैसा कमा रहा था हर महीने हर साल रेवेन्यू के हिसाब से, उसका अमाउंट आप बता दो। जीएसटी आने के बाद हम ये इंश्योर करेंगे कि आपका रेवेन्यू उतने लेवल पे चलता रहे। सपोज आप पहले 100 करोड़ का टैक्स कलेक्ट कर रहे थे, तो अभी भी आपका 100 करोड़ का टैक्स कलेक्शन होना चाहिए। अगर 100 का 90 हो गया जीएसटी की वजह से, तो ऊपर का जो 10 शॉर्ट पड़ रहा है वो हम कॉम्पनसेट करेंगे। कौन किसको कॉम्पनसेट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट टू द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स। तो स्टेट गवर्नमेंट को ये अश्योर कर दिया कि आप जीएसटी से दुश्मनी मत निकालो, आपका मेन आइडिया तो पैसों का है ना, तो पैसों का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देते हैं ना, आने दो जीएसटी। फिर स्टेट वालों को लगा कि हाँ ये बात लॉजिकल है। अच्छा, स्टेट ने बोला कि टैक्सेस तो हर साल बढ़ते भी तो हैं, हमारा भी तो रेवेन्यू हर साल ग्रो होता है, आपकी सैलरी ग्रो होती है ना, वैसे रेवेन्यू भी ग्रो होता है, इंक्रीमेंट तो सबका होता है। तो बोले अगर इस साल हम 100 करोड़ कमा रहे हैं तो 3 साल बाद भी 100 करोड़ का रेवेन्यू तो नहीं आएगा, कुछ ज़्यादा ही आ रहा होगा। इन्फ्लेशन हर साल बढ़ रहा है, कॉमोडिटीज गुड्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो उस पर टैक्स परसेंटेज अगर उतना भी रहेगा तो एब्सोल्यूट नंबर तो बढ़ेगा ना। ये चीज़ समझ आ रही? आप एक सनफ्लावर ऑयल खरीद लो 1 लीटर, 4 साल पहले 80 रुपये 90 रुपये लीटर था, आज 190 रुपये लीटर है, 200, 215, 220 रुपये लीटर है। जीएसटी सपोज उस पर 5% है, तो
तो 3 साल पहले 90 रुपए पे 5% था, आज 220 रुपए पे 5% है। तो वो 5% भले 5% है, लेकिन एब्सोल्यूट में अमाउंट बढ़ा होगा कि नहीं? 90 का 5% है, 200 का 5%, फर्क पड़ता है। तो सरकार ने बोला हमारा रेवेन्यू भी तो हर साल बढ़ता आया है। गवर्नमेंट ने बोला आपको रेवेन्यू वो भी हम कंसिडर करेंगे, आपको कॉम्पनसेट करेंगे इंक्रीमेंट के साथ। एवरी ईयर हम मान लेंगे कि आपकी कमाई भी बढ़ रही है, तो उस हिसाब से आपको कॉम्पनसेट कर देंगे। अब कोई प्रॉब्लम है? फिर सारे स्टेट्स को समझ में आया कि जब सरकार कॉम्पनसेशन देने को रेडी है तो हमें क्या ऑब्जेक्शन है, जीएसटी आने दो। इस तरीके से उनको लीगली कन्विंस किया गया, तभी सारे स्टेट माने कि हाँ भाई जीएसटी आना चाहिए। आ रहा है समझ में? अब ये जो कॉम्पनसेशन उनको देना है, ये लाइफ टाइम के लिए थोड़ी ना देना है, ये प्रॉब्लम जब तक रहेगा तब तक ही तो देना है। अब गवर्नमेंट ना हर साल डेटा कंपेयर करती रहेगी कि प्री जीएसटी कितना कलेक्शन आता था, जीएसटी आने के बाद कितना कलेक्शन आ रहा है, डेफिशिएंसी है या नहीं। अगर डेफिशिएंसी है तो कॉम्पनसेशन मिलेगा। इन फ्यूचर सपोज ऐसा हो गया कि सरकार का जो जीएसटी रेवेन्यू है वो प्री जीएसटी से बराबर या उससे ज्यादा आने लग गया, तो फिर सेंटर वाले कॉम्पनसेशन देंगे? बोले नहीं, अभी भी कॉम्पनसेशन ले लो। अब नुकसान ही नहीं हो रहा तो किस बात का कॉम्पनसेशन? समझ आ रहा है? तो टेम्पररीली जब तक जीएसटी का इम्पैक्ट रहेगा, नया नया है, लोगों को टाइम लगेगा सेट होने में, तब तक के लिए कॉम्पनसेशन ले लो, आगे नई जरूरत होगी तो उसको बंद कर देंगे। ये आइडिया था। तो इसके लिए एक एक्ट पास किया, जीएसटी कॉम्पनसेशन टू द स्टेट्स एक्ट, और इसको 5 साल के लिए अप्लाई किया था कि बोले 5 ईयर्स के लिए अप्लाई कर देते हैं, 5 ईयर्स के बाद इसको रीअसेस करेंगे कि क्या अभी भी जरूरत है या अब सब स्टेट्स का रेवेन्यू पहले जैसा आने लग गया है। तो अभी ये 5 ईयर जस्ट कंप्लीट हुए 30 जून को। तो जो 2017 से 2022 का जो 5 साल था, इसमें तो कॉम्पनसेशन एक्ट चला है। अब इसको रिव्यू करने की बात हो रही है कि आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। अब सब स्टेट्स की बात सुनी जाएगी, उनका डेटा कलेक्ट किया जाएगा, काउंसिल में डिस्कशन होगा, देन डिसीजन होगा। तो वो डिसीजन जो है अभी बोल रहे हैं इस मीटिंग में नहीं हुआ, 47th वाली, अगस्त में वापस मीटिंग होने वाली, 48th काउंसिल मीटिंग में भी वहां पे ये पॉइंट डिस्कस होगा। क्योंकि सब स्टेट से पूछा तो गया है कि आपका क्या ओपिनियन है। कुछ बोल रहे हैं कि हटा दो, कुछ बोल रहे हैं नहीं अभी भी हमें कॉम्पनसेशन चाहिए। अब जो डिमांड कर रहे हैं उनका डेटा एनालिसिस होगा, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि एक्चुअली में जरूरत है भी या नहीं, देन आगे डिसीजन होगा। आया समझ में? अच्छा, ये कॉम्पनसेशन देने की जो बात हो रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉम्पनसेशन अपने पॉकेट से देगी? बोले सीजीएसटी आ रहा है, आईजीएसटी आ रहा है, यूटीजीएसटी आ रहा है, कहीं से भी दे देंगे, ऐसा होगा क्या? थोड़ा सा अमाउंट थोड़ी ना, हजारों करोड़ों में होगा। एक महीने का कलेक्शन आप देख लो जीएसटी का कितना है, तो उसके सामने कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। और हर स्टेट मांगेगा ना, एक थोड़ी मांग रहा है, तो सरकार को तो हर स्टेट को पैसे देने पड़ेंगे। तो इसके लिए बोला एक काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला हमको अपनी पॉकेट से नहीं पे करेंगे। पे कौन करेगा? पब्लिक। टैक्स कौन पे करता है? पब्लिक ही तो पे करती है। लोगों से वसूल करके दो ना, अपनी जेब से कहाँ देना है? समझ आ रहा है? तो इसके लिए एक एक्ट पास किया जो मैंने आपको बोला, और उसमें लगाया जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस। सेस का मतलब टैक्स होता है, तो ये भी पब्लिक पे ही लगाया है। अब बोला इसमें भी पंगा है, जब उनकी डिस्कशन हो रही होगी तो ये सिचुएशन होगी। तो बोले यार देखो, स्टेट वाले तो पैसे मांग रहे हैं, ये तो मानेंगे नहीं, क्योंकि ये भी सरकार है, हम भी सरकार है, एक ही लेवल पर टक्कर चल रही है। अब ये अग्री नहीं करेंगे तो जीएसटी पास नहीं होगा। बोले करे क्या? बोले चलो इनको कॉम्पनसेट कर देते हैं, पर कॉम्पनसेट करने के लिए अपने पास पैसे होने चाहिए ना। बोले पब्लिक है ना, पब्लिक से लेके दे देंगे। चलो ठीक है, समझ में आ गया। पर पब्लिक से पैसा किस नाम से लेंगे? उनको ये थोड़ी बोल सकते हैं कि स्टेट को कॉम्पनसेट करना है इसलिए आपसे और जीएसटी ले रहे हैं। बोले यार सारा जुल्म हम पे करोगे, पहले सीजीएसटी एसजीएसटी तो चल ही रहा है, अब कॉम्पनसेशन भी हम ही देंगे। मतलब क्या चल रहा है, कितना पैसा भरेंगे? तो बहाना तो चाहिए ना, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट तो चाहिए ना, और सेस लगाने के लिए। तो बोला उसका भी रास्ता है। ऐसे प्रोडक्ट पकड़ो जिनकी वजह से या तो पॉल्यूशन क्रिएट होता है, या तो जिनकी वजह से लोगों की हेल्थ खराब होती है, सिन प्रोडक्ट्स जो मैं आपको बोल रहा था। ऐसे प्रोडक्ट को टारगेट करो ना, जिसमें गवर्नमेंट लॉजिकली पब्लिक को ये बोल सके कि इस प्रोडक्ट से या तो पॉल्यूशन होता है या आपकी हेल्थ खराब होती है, तो उस बहाने से हम इसके ऊपर सेस लगा रहे हैं ताकि इसका कंजम्पशन कंट्रोल में रहे। आया समझ में? कंजम्पशन कंट्रोल में रहे ना रहे, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल में रहे, कॉम्पनसेशन निकल जाए। ये आइडिया तो यही होता है। देखो जुगाड़ पे चलता है ना सारा काम। तो इन्होंने क्या किया ना, कॉम्पनसेशन सेस लगा दिया ऐसे खतरनाक प्रोडक्ट्स पे जिनसे आपको खतरा है, एनवायरमेंट को खतरा है, उस पर ज्यादा सेस कलेक्ट कर रहे हैं। अब इसमें जो प्रोडक्ट्स आते हैं, इसमें टोबैको प्रोडक्ट की तो पूरी फैमिली कवर हो जाती है। ठीक है, टोबैको से बनने वाले सारे प्रोडक्ट कवर हो गए। अच्छा, फिर कोल को कवर किया। कोल से क्योंकि आपको पता है पॉल्यूशन होता है, तो कोल जितना कम यूज हो उतना अच्छा है। तो ये सब प्रोडक्ट्स के ऊपर, कोल है, टोबैको है, ये सब प्रोडक्ट्स पे उन्होंने जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस वसूल करना शुरू कर दिया। और भी प्रोडक्ट्स हैं, मोटर व्हीकल्स पे भी लगाया हुआ है, क्योंकि मोटर व्हीकल से भी तो पॉल्यूशन होता है, जो गाड़ियाँ चल रही है उससे पॉल्यूशन हो ही रहा है, उस पर भी लगा दिया। तो ऐसे सब प्रोडक्ट्स कवर किए। अच्छा, एक प्रोडक्ट तो बेचारा एकदम मासूम सा प्रोडक्ट था, उसको भी खींच लिया, बोले तेरे पे भी सेस लगा देंगे। एरेटेड वाटर, मिनरल वाटर, एरेटेड वाटर। एरेटेड वाटर की डेफिनेशन में कोल्ड ड्रिंक्स भी आ जाती है। ठीक है, अब बेचारा मिनरल वाटर, एक्वाफिना बिस्लेरी ने किसी का क्या बिगाड़ लिया, वो तो उल्टा मिनरल डाल के दे रहा है कि नो पियो, इससे हेल्थ अच्छी रहेगी, उसको भी कवर कर लिया उन्होंने। सोडा, एरेटेड वाटर में सोडा भी कवर हो गई, कोल्ड ड्रिंक भी कवर हो गए, बेवरेजेस कवर हो गए, इन सब के ऊपर भी जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस लगा दिया। अब यहाँ से जो फंड आ रहा है ना, वही पैसा ये स्टेट्स को कॉम्पनसेट करने के लिए यूज किया जा रहा है। सरकार के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आ रहा है, बट अपने ऊपर आ रहा है।
अब आएगा बहाना, उन्होंने पकड़ लिया है कि ये सब चीज़ों पे हम लगाएंगे तो सेस देना पड़ेगा। आया समझ में? अब ये जो एक्ट है जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस वाला, वो अपने सिलेबस में है, अपने लास्ट में पढ़ेंगे, तो आपको कैलकुलेशन पूरा वहाँ बताऊंगा। अभी से स्टोरी बता रहा हूँ कि सेस होता क्या है, समझ आ गया? तो 5 एक्ट कहीं ना कहीं आ गए, CGST, SGST, UTGST, IGST और GST कॉम्पनसेशन टू द स्टेट्स एक्ट, 1 नेशन 1 टैक्स, 5 एक्ट्स 8 स्लैब रेट्स, फिर भी 1 नेशन 1 टैक्स, समझ आ गया? तो ऐसे ही है। तो मार्केटिंग देखो, बेचते कैसे प्रोडक्ट को और अंदर क्या निकलता है, 1 नेशन 1 टैक्स बोल के 8 रेट लगा रखे हैं और 5 एक्ट बना रखे हैं। तो मैंने आपको बोला कि वो जितना बोल रहे हैं उतना इजीली पॉसिबल भी नहीं है, थोड़ा अपने कंट्री की सिचुएशन के हिसाब से चलना पड़ता है। तो ये आपका पूरा इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट। इसमें कुछ क्वेरी है, कुछ नहीं समझ आया, किसी को भी कुछ पूछना है तो बोलो, क्योंकि आगे तो फिर एक्ट स्टार्ट होने वाला है। लेकिन यहाँ तक आपको कुछ भी पॉइंट में डाउट है आज के और कल के सेशन में, पूछना है कुछ? क्लियर, सब कुछ समझ आ गया? तो एक बेसिक एक फाउंडेशन आपके दिमाग में सेट हो गया ना कि जीएसटी का एक्ट इंडिया में कैसे काम कर रहा है। अब हम जो आगे कल से जो पढ़ेंगे उसमें हम CGST एक्ट स्टार्ट करेंगे और उसमें हम सेक्शन वाइज बात करेंगे कि टेक्निकली कि एग्जैक्टली अब जीएसटी कैसे चार्ज हो रहा है, कौन सी चीज़ें कवर्ड है, कौन सी नहीं है, डिटेल में बात होगी। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दिया। क्लियर दोस्तों? आज इसमें इतना रखते हैं, नया जो टॉपिक है वो फिर अपने कल ही स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इसमें इतना इनफ है।